कहानी 1962 से शुरू होती है, जहां पैसिफिक ओशन के बीच एक विशाल जहाज एंटोनिया ग्राजा पर करीब 600 लोग न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे होते हैं। जहाज पर जश्न का माहौल होता है, लोग नाच रहे होते हैं, गाना बज रहा होता है और एक खूबसूरत सिंगर स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। हर तरफ खुशी ही खुशी होती है। लेकिन इसी बीच इंजन रूम में एक आदमी चुपचाप एक लीवर खींच देता है और जैसे ही वह लीवर ऊपर जाता है, एक तेज स्टील वायर बिजली की रफ्तार से पूरे डेक पर फैल जाता है और अगले ही पल एक भयानक हादसा हो जाता है। वह तार सामने खड़े लगभग सभी लोगों को एक ही झटके में 2 हिस्सों में काट देता है और पूरा माहौल जो कुछ सेकंड पहले तक जश्न से भरा था, अब चीखों, खून और मौत में बदल जाता है। चारों तरफ लाशें बिखर जाती हैं और पूरा जहाज सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन इस खौफनाक तबाही के बीच एक छोटी बच्ची किटी बच जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई कम होने की वजह से वह तार उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है और अब पूरे जहाज में वह अकेली जिंदा बची रह जाती है। इसके बाद कहानी 40 साल आगे बढ़ती है, जहां कुछ सल्वेजर एक पुराने जहाज को टगबोट से खींच रहे होते हैं। लेकिन अचानक जहाज डूबने लगता है और हालात बिगड़ जाते हैं। टीम का लीडर तुरंत मर्फी को भेजता है ताकि वह रस्सी खोल दे, वरना डूबता जहाज टगबोट को भी नीचे खींच लेगा। मर्फी जैसे ही जहाज पर पहुंचती है, उसे नीचे बड़ा क्रैक दिखाई देता है और समझ आ जाता है कि पानी तेजी से अंदर भर रहा है और जहाज के पास ज्यादा समय नहीं। लीडर उसे तुरंत वापस आने को कहता है, लेकिन मर्फी हार नहीं मानती और सीधे पानी में कूद जाती है। उसके पीछे बाकी 2 साथी भी कूदते हैं और तीनों मिलकर टूटे हिस्से को वेल्ड करके किसी तरह जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में वे उस जहाज को बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं और लीडर सब में बराबर बांट देता है। इसी दौरान जैक नाम का एक आदमी दूर से उन्हें देख रहा होता है। वह उनकी बातों से समझ जाता है कि ये लोग समुद्र में खोए जहाज ढूंढकर पैसा कमाते हैं। वह उनके पास आता है और एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जो किसी खजाने से कम नहीं होता। वह 40 साल पहले गायब हुआ जहाज एंटोनिया ग्राजा होता है। लीडर ये नाम सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि कई लोग उसे ढूंढ चुके हैं लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जैक दावा करता है कि उसे उसकी लोकेशन पता है और अगर वे उसे ढूंढ लें तो सब अमीर बन सकते हैं। पैसों के लालच में पूरी टीम तैयार हो जाती है और अगले ही दिन टगबोट लेकर निकल पड़ती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र के सुनसान इलाके में पहुंचते हैं और तभी उनका एक मेंबर पास से आ रहा एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ लेता है, जो साफ इशारा करता है कि कुछ बड़ा उनके बहुत करीब है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि 40 साल पहले गायब हुआ जहाज यहीं कहीं पास में है और थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक विशाल जहाज दिखाई देता है। वही एंटोनिया ग्राजा। उसे देखते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती है और हर कोई सोचने लगता है कि इसे बेचकर वे रातों रात अमीर बन जाए। टीम लीडर 2 लोगों को टगबोट पर ही रुकने को कहता है और खुद बाकी टीम के साथ जहाज के अंदर जाता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजती है, जिससे माहौल अचानक भारी हो जाता है। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन लीडर सबको आगे बढ़ने को कहता है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़ी घड़ी तक पहुंचते हैं, जो हैरानी की बात है कि अभी भी चल रही होती है, लेकिन अचानक उसकी सुइयां रुक जाती हैं और सबको अजीब सा एहसास होने लगता है। आगे बढ़ते हुए वे जहाज के अंदर हर तरफ तबाही देखते हैं, टूटी हुई चीजें, जंग लगा लोहा और गहरा सन्नाटा। तभी अचानक टीम का एक सदस्य टूटे फर्श की वजह से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मर्फी उसे पकड़ लेती है। जब वे उसे ऊपर खींच रहे होते हैं, तभी नीचे उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है, वही केटी जो 1962 में बची थी। सबसे डरावनी बात यह होती है कि 40 साल बाद भी वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है। उसकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी होती। इससे साफ समझ आता है कि वह अब इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। मर्फी दोबारा उसे देखती है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है। किसी तरह वे अपने साथी को ऊपर खींच लेते हैं और अब सबको समझ आ जाता है कि इस जहाज पर कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहाज बहुत बड़ा होता है और आखिरकार मेन केबिन तक पहुंचते हैं। वहां तलाश करते हुए उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है, जो उन्हें पूरी तरह चौंका देती है, क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ी का होना मुमकिन ही नहीं था। अब यह साफ हो जाता है कि इस जहाज पर सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि समय और हकीकत के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रही है। अब उस ग्लास को देखकर लीडर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 40 साल से गायब जहाज में ताजा भरा हुआ ड्रिंक होना सीधा इशारा था कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है। इसका मतलब या तो कोई अभी भी जिंदा है या फिर कोई ऐसी ताकत है जो खुद को जिंदा दिखा रही है। उधर मर्फी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ छोड़ा हुआ जहाज नहीं बल्कि एक जाल, जहां हर चीज किसी अनदेखी ताकत के कंट्रोल में हो रही है। छोटी लड़की केटी बार बार उन्हें दिखाई देती है और हर बार किसी खतरे से ठीक पहले नजर आती है, जिससे साफ हो जाता है कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि इस पूरे खेल का हिस्सा। इसी बीच टीम के बाकी लोग जहाज के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे होते हैं। कोई वेल्डिंग कर रहा होता है, कोई पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। कहीं से अजीब आवाजें आने लगती, चीजें अपने आप हिलने लगती हैं और कुछ लोगों को ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं। अब सच्चाई सामने आने लगती है कि यह जहाज उन लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है जो 1962 में मारे गए थे और उन्हें किसी शैतानी ताकत ने यहाँ कैद कर रखा है। यह ताकत नए लोगों को यहाँ लाकर उनकी आत्मा भी अपने कब्जे में करना चाहती है। अब जैक पर शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि वही उन्हें यहाँ लाया था और उसे इस जहाज के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी थी। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि उसका इस जहाज से पुराना कनेक्शन है और वह पूरी सच्चाई छुपा रहा है। टीम को समझ आ जाता है कि पैसों के लालच में वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब यह मिशन सिर्फ जहाज बचाने या बेचने का नहीं रहा, बल्कि अपनी जान बचाने की जंग बन चुका है और आगे कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां हर किसी को अपने डर का सामना करना पड़ेगा और इस जहाज का असली रहस्य धीरे धीरे सामने आएगा। जैसे ही लीडर उस ग्लास को उठाता है, उसे महसूस होता है जैसे अभी अभी कोई उसे पी कर गया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही वह मिरर में देखता है,
उसके पीछे अचानक पुराने जहाज का कैप्टन खड़ा दिखाई देता है। यह देखकर उसका हाथ कांप जाता है और ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि मामला बहुत खतरनाक है और वह डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद जहाज पर हर किसी के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। टीम का एक सदस्य मार्क किसी औरत के गाने की आवाज सुनता है और उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे डेक तक पहुंच जाता है, जहां वही सिंगर परफॉर्म कर रही होती है जो 1962 की पार्टी में थी। इससे साफ हो जाता है कि जहाज बार बार अपने अतीत के लोगों और हादसों को दोहरा रहा है। उधर मर्फी और जैक एक दरवाजा खोलते हैं जो लॉन्ड्री रूम की तरफ जाता है। दरवाजा खुलते ही तेज पानी बाहर आता है और उसके साथ कई लाशें भी बहकर बाहर निकलती हैं। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन अब वापस जाना भी आसान नहीं। आगे बढ़ते हुए एक केबिन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जैक को एक लग्जरी कार दिखती है और वह खुश हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान अब भी सिर्फ पैसे पर होता है। लेकिन मर्फी को लगातार महसूस हो रहा होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। तभी पास के कमरे में हलचल होती है और वहां जाकर उन्हें सोने से भरा एक बॉक्स मिलता है। मर्फी बाकी टीम को बुलाती है और जब सब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां कुल 9 बॉक्स हैं जिनमें ढेर सारा सोना भरा है। अब सबकी आंखों में सिर्फ लालच बचता है और वे फैसला करते हैं कि जहाज छोड़कर सिर्फ सोना लेकर निकल जाए। वे सारा सोना टगबोट में लौट कर देते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टगबोट में इंजन के पास अचानक वाल्व अपने आप खुल जाता है और गैस लीक होने लगती है। साफ समझ आता है कि यह कोई सामान्य खराबी नहीं बल्कि किसी अलौकिक ताकत का खेल है। इसी बीच मर्फी फिर से केटी को देखती है जो जैसे उसे किसी खतरे से सावधान करना चाहती है, लेकिन अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच लेती है। इससे साफ हो जाता है कि केटी उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन कोई और शक्तिशाली बुरी ताकत उसे रोक रही है। अचानक टगबोट का इंजन स्टार्ट हो जाता है और लीक हो रही गैस आग पकड़ लेती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा टगबोट उड़ जाता है। कैप्टन वहीं मारा जाता है। अब उनका भागने का इकलौता रास्ता खत्म हो चुका होता है और सभी लोग समुद्र के बीच इस सुनसान भूतिया जहाज में फंस जाते हैं। अब यह खजाने की तलाश नहीं बल्कि जिंदा बचने की जंग बन चुकी होती है। इसी बीच मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह 2 हफ्ते बाद शादी करने वाला था और अब उसे लगने लगता है कि वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में वह जहाज पर रखी पुरानी शराब पीने लगता है, जो कि बहुत खतरनाक फैसला साबित होता है क्योंकि इस जहाज पर कुछ भी नॉर्मल नहीं। दूसरी तरफ मर्फी डरने के बजाय सच्चाई जानने का फैसला करती है। वह जहाज के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है और पता लगाती है कि उस लड़की का नाम केटी है। जांच करते करते वह केटी के कमरे तक पहुंच जाती है और यहीं से असली राज खुलना शुरू होता है। जब मर्फी क्लोसेट खोलती है तो अंदर केटी की लाश देखकर सन्न रह जाती है। इतने सालों बाद भी उसका शरीर वहीं मौजूद होता है। हिम्मत करके वह उसके गले से एक लॉकेट निकालती है और जैसे ही उसे खोलती है उसमें केटी की अपने माता पिता के साथ फोटो दिखाई देती है। तभी अचानक एक आवाज आती है कि लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूं। अब मर्फी समझ जाती है कि वह किसी इंसान से नहीं बल्कि केटी की आत्मा से बात कर रही है। जब वह लॉकेट उसे देने की कोशिश करती है तो उसका हाथ उसके आर पार निकल जाता है। इसके बाद केटी सच्चाई बताती है कि इस जहाज पर बहुत सारी आत्माएं फंसी हुई हैं और जब तक उस आदमी को खत्म नहीं किया जाएगा जो सबको कंट्रोल कर रहा है तब तक कोई भी यहाँ से आजाद नहीं हो सकता। मर्फी उससे पूछती है कि वह आदमी कौन है, लेकिन जैसे ही केटी नाम बताने वाली होती है अचानक पूरे डेक पर अजीब कीड़े फैलने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी को चेतावनी देती है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे, और फिर वह गायब हो जाती है। उधर मार्क पूरी बोतल शराब पी चुका होता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है और उसे लगता है जैसे जहाज 40 साल पीछे चला गया हो, जहां सारे मरे हुए लोग फिर से जिंदा नजर आने लगते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि यह जहाज सिर्फ डराने तक सीमित नहीं है बल्कि यह लोगों के दिमाग और समय दोनों के साथ खेल रहा है और आगे हालात और भी खतरनाक होने वाले। मार्क खुद को एक पार्टी के बीच खड़ा पाता है जहां लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। शुरुआत में वह घबरा जाता है लेकिन फिर खुद को समझा देता है कि यह सब शराब का असर है। तभी वही सिंगर उसके पास आती है और उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने लगती। मार्क पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और बिना सोचे उसे किस कर देता है और उसके पीछे चल पड़ता है। असल में यह एक ट्रैप होता है। सिंगर उसे जहाज के टूटे हुए हिस्से की तरफ ले जाती है और वहीं रुक जाती है। जैसे ही मार्क आगे बढ़ता है नीचे का फर्श टूट जाता है और वह सीधे नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ साफ दिखता है कि यह जहाज लोगों के दिमाग के साथ खेलता है और उन्हें खुद अपनी मौत की तरफ धकेल देता है। अब सीन टीम लीडर पर शिफ्ट होता है। वह कैप्टन के कमरे में बैठा होता है। तभी वाइन की बोतल अपने आप हिलने लगती है और कुछ ही देर में पुराने कैप्टन की आत्मा उसके सामने आ जाती है। लीडर बुरी तरह डर जाता है। कैप्टन की आत्मा खुद ग्लास में शराब डालती है और उसे ऑफर करती है और साथ ही एक फोटो देती है जिसमें एक जहाज दिखता है जिसका नाम लोरलाई होता है। फिर कैप्टन सच्चाई बताता है कि सालों पहले एक आदमी उनके जहाज पर आया था जिसने उन्हें लोरलाई नाम के जहाज के बारे में बताया जहां बहुत बड़ा खजाना छिपा। लालच में आकर उन्होंने उस जहाज को ढूंढा और सच में उन्हें खजाना मिल गया, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद कैप्टन एक और फोटो दिखाता है और कहता है कि यही वह आदमी है जिसने उन्हें उस खजाने के बारे में बताया। जैसे ही टीम लीडर फोटो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस फोटो में जैक होता है और वह फोटो 40 साल जो पुरानी होती है। अब सब कुछ साफ हो जाता है। अगर कोई इंसान 40 साल बाद भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है तो वह इंसान नहीं हो सकता। टीम लीडर समझ जाता है कि जैक कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक खतरनाक आत्मा या डेमन है। यह समझते ही वह फैसला करता है कि उसे तुरंत अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकलना होगा। वह उन्हें ढूंढने निकलता है लेकिन तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जो टगबोट के एक्सप्लोजन में मर चुका था। यानी अब उसकी आत्मा उसके सामने खड़ी होती है और उस पर हमला करने लगती है। लीडर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी मर्फी वहां पहुंचती है। जैसे ही मर्फी आती है वह आत्मा गायब हो जाती है
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। लीडर अब भी डर के असर में होता है और उसे मर्फी का चेहरा भी उसी आत्मा जैसा दिखने लगता है। वह पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और मर्फी पर ही हमला कर देता है। मर्फी सेल्फ डिफेंस में उसके पैर पर वार करती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन लीडर फिर भी नहीं रुकता। जैसे ही वह मर्फी को मारने वाला होता है तभी पीछे से जैक आता है और आयरन रॉड से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब असली सच्चाई सामने आती है। जैक ही वह आदमी जिसने सबको इस जहाज तक लाया और वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। टीम में सिर्फ टीम लीडर ही था जिसने इस राज को समझ लिया था और जैक जान चुका था कि अब उसका भेद खुल चुका है, इसलिए वह उसे रास्ते से हटाना चाहता है। अब जैक बाकी टीम को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेता है। वह डर का फायदा उठाता है और सबको यकीन दिला देता है कि अगर टीम लीडर होश में आया तो वह सबके लिए खतरा बन जाए। पहले से डरे हुए लोग बिना सोचे उसकी बात मान लेते हैं और लीडर को बेहोशी की हालत में पानी के टैंक में फेंक देते हैं। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे फिर से जहाज को ठीक करने में लग जाते हैं। बड़े छेद को वेल्ड किया जाता है और अंदर भरा पानी बाहर निकाला जाने लगता है। इसी दौरान मर्फी को पता चलता है कि मार्क गायब है। वह उसे ढूंढने निकलता है। तभी केटी की आत्मा फिर उसके सामने आती है और साफ कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मर चुका। यह सुनकर मर्फी को बड़ा झटका लगता है। केटी उसे बताती है कि मार्क उस सिंगर के पीछे गया और वहीं उसकी मौत हो। इसके बाद केटी उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जहां से इस जहाज की असली सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि उस रात जो हुआ वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया गया नरसंहार था। कुछ अपराधी जहाज पर आए जिनका मकसद सोना लूटना। उन्होंने यात्रियों को बेरहमी से मार दिया और किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि छोटी केटी को भी उसके कमरे में मार दिया गया। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि इस पूरे खेल के पीछे वही सिंगर थी जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया था। उसने एक ऑफिसर को भी अपने साथ मिला लिया था, लेकिन बाद में उसे भी मार दिया क्योंकि वह किसी के साथ खजाना बांटना नहीं चाहती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक एक आदमी आता है और उसी सिंगर को मार देता है और जब मर्फी उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह आदमी जैक होता है। अब पूरा खेल साफ हो जाता है। जैक शुरू से ही सब कुछ प्लान कर रहा था। उसने इन लोगों को लालच में यहाँ बुलाया ताकि वे जहाज को ठीक कर दे और जब काम पूरा हो गया तो अब ये सब उसके लिए बेकार हो चुके। मर्फी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भागकर टीम लीडर को बचाने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टैंक पूरी तरह पानी से भर चुका होता है और लीडर मर चुका होता है। अब हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। मर्फी तुरंत डॉज को ढूंढकर सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि जैक इंसान नहीं है, उसे देखते ही मारना हो। जैसे ही मर्फी वहां से जाता है जैक सामने आ जाता है। डॉज इस पर गलती नहीं करता। वह तुरंत गन निकालकर उस पर निशाना साधता है। जैक उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चाल नहीं चलती और डॉज ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही जैक गिर जाता है। डॉज को लगता है कि सब खत्म हो, लेकिन असली खतरा अभी जिंदा होता है क्योंकि जैक अभी भी मर नहीं पाया। अब तक मर्फी सब कुछ खो चुकी होती है, पूरी टीम खत्म हो चुकी है और अब वह अकेली एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ी है जो इंसान नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। मर्फी तुरंत फैसला लेती है कि इस जहाज को खत्म करना ही पड़े क्योंकि यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक जाल है जो बार बार लोगों को फंसाता है। वह पूरे जहाज में अलग अलग जगह विस्फोटक लगाना शुरू कर देती है ताकि एक ही बार में सब खत्म किया जाए। तभी डॉज उसके पास आता है और कहता है कि उसने जैक को मार दिया, लेकिन मर्फी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वह साफ कहती है कि जैक कोई इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से मर जाए। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरा जहाज नष्ट कर। लेकिन यही डॉज फिर गलती करता है। उसका दिमाग फिर से लालच में फंस जाता है। वह कहता है कि अगर जहाज उड़ा दिया तो सारा सोना भी खत्म हो जाए। इतने खतरनाक हालात देखने के बाद भी उसका ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है। मर्फी उसे समझाती है कि यह सोना असली नहीं है बल्कि एक जाल है जिससे लोग फंसते हैं और कभी वापस नहीं जा पाते। तभी अचानक जैक सामने आ जाता है और इस बार वह अपना असली रूप दिखाता है। अब वह इंसान नहीं बल्कि एक डरावनी शक्ति बन चुका होता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह बताता है कि डॉज पहले ही मर चुका, यानी मर्फी जिस डॉज से बात कर रही थी वह सिर्फ एक भ्रम था। अब जैक पूरा सच बताता है कि पहले वह भी इंसान था, लेकिन अपने पापों की वजह से अब उसे सजा मिली है। उसका काम है लोगों को लालच में फंसाना और उनकी आत्माओं को कैद करना। यह जहाज उसका जाल है और जो भी इसमें आता है वह कभी बचकर नहीं जाता। वह मर्फी को ऑफर देता है कि अगर वह जहाज छोड़कर चली जाए तो वह उसे जिंदा जाने देगा, लेकिन मर्फी इस डील को ठुकरा देती है क्योंकि वह समझ चुकी है कि अगर आज उसने इसे नहीं रोका तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जैक गुस्से में आकर उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है, लेकिन मर्फी आखिरी चाल चलती है। वह रिमोट एक्टिव कर देती है और तुरंत समुद्र में कूद जाती है। कुछ ही सेकंड में जहाज में जोरदार धमाका होता है। पूरा जहाज टूटने लगता है और धीरे धीरे समुद्र में डूब जाता है। मर्फी पानी के अंदर फंस जाती है और उसकी सांस खत्म होने लगती है। तभी केटी की आत्मा फिर सामने आती है और इस बार वह मर्फी की मदद करती है, उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। उसी दौरान मर्फी देखती है कि जहाज में फंसी सारी आत्माएं आजाद हो रही हैं। अब साफ हो जाता है कि जैक उन सभी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन केटी उसकी पकड़ से बाहर थी क्योंकि उसकी आत्मा साफ थी। आखिरकार मर्फी पानी से बाहर निकल आती है और एक गुजरता हुआ जहाज उसे बचा लेता है। यहाँ तक सब खत्म लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब मर्फी एम्बुलेंस में होती है और बाहर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैक अभी भी जिंदा होता है। वह आराम से सारा सोना एक दूसरे जहाज में ले जा रहा होता है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जहाज डूब गया लेकिन जाल अभी जिंदा है। जैक फिर से लोगों को लालच देगा, उन्हें फंसाएगा और उनकी आत्माओं को कैद करेगा। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नए डर की शुरुआत छोड़ जाती है।